हमारे यहाँ संतान पैदा करना बहुत ज़रूरी है। इन विट्रो का मतलब बॉडी के बाहर, फर्टिलाइजेशन मतलब एग और स्पर्म मिल रहे हैं। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इन वीवो, इनसाइड द बॉडी होता है। ऐसे लोगों को जिनके स्पर्म ज़ीरो थे लेकिन टेस्टिस में बन रहे हैं, उस टेस्टिकुलर स्पर्म को निकाल के हमने एग में इंजेक्ट करके और प्रेग्नेंट कर लिया लड़कियों को। इज इट अ नॉर्मल प्रेगनेंसी देन? अगर दो ही स्पर्म से वो चीज़ फर्टाइल हो, अगर भ्रूण बन गया दो स्पर्म से तो क्या दिक्कत है? बच्चे में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। सुना होगा आईवीएफ में बहुत ट्विंस ट्रिपलेट्स होते हैं। वो सवाल क्यों था। होते हैं? शायद नेचर ने कुदरती तौर पे एक औरत को बनाया कि भैया 40 साल तक तुम अच्छी हेल्दी हो, उसके बाद बहुत बीमारियां हो जाती हैं, तो 40 साल तक तुम बच्चा प्रोड्यूस करो। बच्चे का क्या भविष्य होगा, मतलब हम कैसे बच्चे का एक भविष्य डिसाइड कर देते हैं? साउथ इंडिया में कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, 3 लाख के आसपास है। अगर एक बार हमने आईवीएफ करवा लिया, बेबी भी हो गया, क्या दोबारा हम आईवीएफ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं? खुद ही 2 पेन्स आए नहीं जी, नहीं मैं नहीं ले सकती हूँ ये पेन्स, आप जी हमारा बेबी निकाल दो। स्वागत कीजिए मैम का हमारे साथ हेल्थवेयर मीडिया में। मेरा नाम है आंचल सनोरिया। मैम, बात करते हैं अब आईवीएफ की। तो सबसे पहले तो ये कि आईवीएफ होता क्या है और ये काम कैसे करता है एक ह्यूमन बॉडी पर? देखो, ऐसा है कि जब हमारे यहाँ संतान पैदा करना बहुत ज़रूरी है, और जब किसी वजह से कोई दंपति जो है वो बच्चा ना पैदा कर सके, कंसीव ना कर सके, इसके ऊपर दुनिया में शुरू से बहुत वैज्ञानिकों ने काम किया है। और उन्होंने इवेंचुअली एक टेक्निक जिसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी था सिंपल लैंग्वेज में, IVF है साइंटिफिक लैंग्वेज में, उसका इजाद किया। IVF का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब बॉडी के बाहर, फर्टिलाइजेशन मतलब एग और स्पर्म मिल रहे हैं। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इन वीवो, इनसाइड द बॉडी होता है। यहाँ इन्होंने एग और स्पर्म को बॉडी के बाहर निकाला, उनसे भ्रूण बनाया, और 5-6 दिन तक भ्रूण बाहर आराम से लेबॉर्ट्री में ज़िंदा रह सकता है। उस स्टेज पे लाके उसको यूट्रस में डाल दिया और उसने जड़ पकड़ लिया, तो वो 9 महीने वैसे ही बच्चा बना जैसे नॉर्मली इन वीवो जो बच्चा बनता है। वो भी 5 दिन ट्यूब में पनपता है। अच्छा। ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है एक एंड में, और 5 दिन वो ट्यूब में पुश हो के 6ठे दिन यूट्रस में आके रोल इन करके और इम्प्लांट कर जाता है। तो वो काम जो ट्यूब में होता है बॉडी के अंदर, वो हमने टेस्ट ट्यूब बेबी से बॉडी के बाहर किया। ओके, ठीक है, इसको IVF कहते हैं। और ये उन दंपतियों के लिए था जो किसी भी तरह से कंसीव नहीं कर सकते थे। इसका इजाद हुआ पहली बार लुई ब्राउन बच्ची पैदा हुई 1978 में। उसकी मदर की दोनों ट्यूब्स ब्लॉक थी, किसी भी तरह से वो खोली नहीं जा पा रही थी सर्जरी से भी। वहाँ पे उन्होंने लैप्रोस्कोप से एग निकाला और हस्बैंड के स्पर्म से मिला के भ्रूण बनाया, और फिर उस एम्ब्रियो को 3rd डे पे या 2nd डे पे माँ के पेट में डाल दिया, मतलब यूट्रस में डाल दिया, और वो IVF बन गया। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर IVF हुआ ब्लॉक ट्यूब्स जो कि रिपेयर नहीं हो सकती हैं। फिर धीरे धीरे और विकास हुआ साइंस में। तो हमने उन आदमियों को जिनके स्पर्म काउंट बहुत लो थे और कैसे भी वो स्पर्म्स औरत के एग तक नहीं पहुंच पाते थे नेचुरल इंटरकोर्स से, वहाँ जब एग को निकाला तो हमने पहले तो उन स्पर्म्स को एग के साथ रखा, लो काउंट वालों को, तो कुछ काउंट तक तो ये काम कर गया, और लो थे, तब हमने एग को स्पर्म से इंजेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसको ICSI बोलते हैं, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें हस्बैंड के 2 स्पर्म्स भी मिल जाए तो हम 2 एग्स इंजेक्ट कर लेंगे, कहाँ तो मिलियंस में चाहिए होते हैं। हाँ। तो ये टेक्निक डेवलप हुई फॉर मेल्स जो कि अदरवाइज बच्चा फादर नहीं कर सकते थे। तो इस टेक्निक से IVF ICSI से वो भी फादर करने लगे। फिर एक सेक्टर आया अनएक्सप्लेन्ड, सब कुछ नॉर्मल है, एग भी रोज़ बन रहा है हर महीने, स्पर्म्स भी नॉर्मल हैं, ट्यूब्स भी ठीक है, कोई बीमारी भी नहीं है। पर 8 साल निकल गए, 6 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, ट्राई करते करते नहीं प्रेग्नेंट हो रही है लड़की। तो इसको हम लोग बोलते थे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसका हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढ पा रहे। उन्होंने IVF का सहारा लिया
कि चलो आईवीएफ में एग और स्पर्म को साथ में रखेंगे, भ्रूण बनेगा, उसको डलवाएंगे, और हज़ारों दंपति इस तरह के प्रेग्नेंट हो गए। तो ये तो 3 बेसिक इंडिकेशंस हो गए, ट्यूब्स ब्लॉक्ड या ट्यूब्स नॉन फंक्शनल, एंडोमेट्रियोसिस इतनी ज़्यादा है कि ट्यूब्स फंसी पड़ी हैं वहाँ, काम ही नहीं कर पा रही हैं। सो इन केसेस में हुआ। दूसरा हुआ मेल इनफर्टिलिटी में, जहाँ स्पर्म काउंट बहुत कम है, वहाँ इक्सी का यूज़ करके उन्होंने इवन लोएस्ट स्पर्म काउंट को से प्रेग्नेंट कर दिया। इवन ऐसे लोगों को जिनके स्पर्म 0 थे लेकिन टेस्टिस में बन रहे हैं, उस टेस्टिकुलर स्पर्म को निकाल के हमने एग में इंजेक्ट करके और प्रेग्नेंट कर लिया लड़कियों को, जो हम लोग बहुत अमूमन तौर पे। और तीसरा अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ये 3 मेन सेक्टर्स थे। उसके बाद तो बहुत कुछ और आ गया, डोनर एग्स आ गए, सरोगेट आ गया, डोनर स्पर्म आ गए। 3 मेजर रीजंस पे आईवीएफ कर सकते हैं। बिल्कुल। आपने कहा कि 2 स्पर्म से भी आईवीएफ पॉसिबल है। अगर नेचुरल प्रोसेस की बात करें तो आई थिंक मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं जो अब WHO ने जो लास्ट हम लोग को रेफरेंस रेंज दी है वो 15 मिलियन से ऊपर होना चाहिए स्पर्म काउंट टू लीड टू अ प्रेगनेंसी सक्सेसफुल। नाउ अब सवाल ये आता है कि इज इट अ नॉर्मल प्रेगनेंसी देन अगर 2 ही स्पर्म से वो चीज़ फर्टाइल हो? अगर भ्रूण बन गया 2 स्पर्म से तो क्या दिक्कत है? बच्चे में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सक्सेसफुल कितना माना जाता है? सक्सेस रेट क्या है? देखो आजकल तो अगर हम वर्ल्ड की सक्सेस रेट लेते हैं तो हम लोग सक्सेस रेट सिर्फ प्रेगनेंसी को नहीं मानते हैं, हम लाइव बर्थ को मानते हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाए। क्योंकि कितने केसेस अबॉर्शन में ख़त्म हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ प्रेगनेंसी में आती हैं, जैसे नेचुरल प्रेगनेंसीज़ को आती हैं वैसे ही आईवीएफ प्रेगनेंसीज़ को भी आती हैं। पर लाइव बर्थ रेट 40-45% पहुँच गया है। और अगर हम मतलब आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेंटर, हम लोग लाइव बर्थ रेट 40% पहुँचा चुके हैं अपनी। हमारी प्रेगनेंसी रेट जो पॉजिटिव बीटा HCG की है वो 60-65% के बीच में है। तो उसमें से जितने अबॉर्शन जो नहीं बढ़े वो सब हटा हटू के हम 40-42% पे लाइव बर्थ रेट बता रहे हैं लाइव बर्थ का, लाइव बर्थ की इन इंटरनेशनल गुड सेंटर्स। एंड हम लोग वो लाइव बर्थ इस सेंटर में पहुंच चुके हैं। दूसरा, हमारे सेंटर में एक सिंगल एम्ब्रियो डालते हैं। आपने सुना होगा आईवीएफ में बहुत ट्विन्स ट्रिपलेट्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि सेंटर्स को अपने लाइव बर्थ रेट पे, इम्प्लांटेशन रेट पे भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि हम 3 डाल देंगे ना तो कोई तो एक चिपक जाएगा, और अगर तीनों चिपक गए तो बेचारा पेशेंट मरा, और अगर एक भी नहीं चिपका तो सेंटर का नाम डूबा। तो इस चक्कर में क्या होता है, 2, 3, 4 एम्ब्रियो भी लोग डालते हैं। पर हम लोग ब्लास्टोसिस्ट तक लेके जाते हैं जो डे 5, डे 6 के एम्ब्रियो, और सिर्फ 1 डालते हैं क्योंकि हमें मालूम है इस 1 से हमें 60% प्रेगनेंसी मिल जाएगी, जो सारी दुनिया टारगेट करती है। कि 60% चाहे 2 डालने से मिले, चाहे 3 डालने से मिले, चाहे 4 डालने से मिले, 60% पेशेंट्स प्रेग्नेंट हो जाएं, ये सबका। लेकिन फिर भी इतने मशरूमिंग ऑफ सेंटर्स हैं, इतने नए नए सेंटर्स खुल रहे हैं जिनमें सच में स्टैंडर्डाइजेशन इतना कम है कि वो चाहे कुछ भी बोलें, अगर उनके हम ट्रू स्टैटिस्टिक्स देखें तो 15-20% मुश्किल से प्रेगनेंसी रेट्स हैं इतने एम्ब्रियोज डालने के बावजूद। कौन कौन योग्य होता है आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए? आपको बताया या कुछ? एज बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि शायद नेचर ने कुदरती तौर पे एक औरत को बनाया कि भैया 40 साल तक तुम अच्छी हेल्दी हो, उसके बाद बहुत बीमारियां हो जाती हैं, तो 40 साल तक तुम बच्चा प्रोड्यूस करो। अगर कोई इसके बाद इतनी इवन आफ्टर 50 ट्राई करे आईवीएफ तो देखो, ART रेगुलेशन इसीलिए बनाया गया था। अच्छा। लोग 60 साल 70 साल में भी IVF कर रहे थे, डोनर एग लेते थे और उससे भ्रूण बना के माँ के गर्भ में रख देते थे। यूट्रस कभी अपना फंक्शन खोता नहीं है, कम हो जाता है विद एज, और वो उनके लिए एक फेदर होता था उनके कैप में कि अरे हमने देखो 60 इयर्स के को प्रेग्नेंट कर दिया, 65 को। सोचो उस बच्चे को दादी की उम्र की मदर हो और दादू की उम्र के फादर हो, कितना कॉम्प्लेक्स है और जनरेशन गैप कितना हो गया। अभी हम अपने बच्चों से बात करते हैं, हम इतने पढ़े लिखे फिर भी हमें लगता है इनको हमसे कितना ज़्यादा आता है, इतना सारा कंप्यूटर AI के बारे में जान गए जिसको हमें उनके साथ कैचअप करना पड़ता है। ऐसे में बच्चे का क्या भविष्य होगा, मतलब हम कैसे बच्चे का एक भविष्य डिसाइड कर देते हैं ऐसे माँ बाप के हाथ। तो अब ART लॉ आ गया है जिसने ये लिख दिया है कि 50 इयर्स के ऊपर कोई भी मदर को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है। तो के थ्रू भी नहीं, या और किसी डोनर एग लो, कुछ भी लो, 50 के ऊपर नो वुमेन कैन बी मेड प्रेग्नेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन ART
एक्ट 2021। ओके 40 to 50 भी औरत को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस एज में ब्लड प्रेशर बढ़ गए, वेट बढ़ गया, यूट्रस में एडिनोमायोसिस हो गई। एज वाइज भी नहीं रही है, ये काफ़ी कम लोगों में भी अब दिखती हाँ, है। कम लोगों में इसलिए दिखती है कि अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी और उसका रेजोल्यूशन इतना अच्छा हो गया है कि जो चीज़ें हम पहले 20 साल पहले नहीं देख पाते थे, अब हम एकदम साफ साफ देख पा रहे हैं। बच्चे की तस्वीरें निकाल देते हैं अल्ट्रासाउंड में, है ना। पहले हार्ट बीट ही देख लें तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी, है ना। और अब तो लोग उस फोटो को भी अपने पास फिर रखते भी हैं जी जी। आईवीएफ की अगर ट्रीटमेंट कॉस्ट की बात करें तो ऑन एन एवरेज क्या कॉस्ट रहती होगी? देखो कि ये नॉर्मली हर किसी के लिए संभव रहे, क्या ये देखो, सिर्फ एक्सपेंसिव? ऐसा नहीं है। देखो, अगर तुम एक लैप्रोस्कोपी भी कराने जाते हो तो 2 लाख खर्चा आ जाता है अगर एंडोमेट्रियोसिस के लिए कराओ प्राइवेटली। जनरल पब्लिक इंस्टीट्यूशन में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बहुत अच्छे अच्छे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं जहाँ हमारे देश की बहुत जनता जाती है। पर अगर पेमेंट दे के कराते हैं तो आईवीएफ की कॉस्ट एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में जनरली विथ मेडिसिन 2 लाख के अंदर आ जाती है। आईवीएफ की कॉस्ट इटसेल्फ 1 लाख ±20,000 आती है। लेकिन अगर हम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में बात करें, एम्स में या मौलाना आज़ाद में जाएं, वहाँ पर भी आईवीएफ की कुछ कॉस्ट लगती है। ऐसा नहीं कि वहाँ टोटली फ्री है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाई टेक्नोलॉजी है, बहुत महंगा इक्विपमेंट है। गवर्नमेंट जब तक इसमें हमें सहारा नहीं देगी कि हम पेशेंट्स का फ्री कर सकें, तब तक बहुत मुश्किल होगा इतनी हाई टेक्नोलॉजी को फ्री करना। अग्री। साउथ इंडिया में कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, 3 लाख के आसपास है। अच्छा, रीज़न? आई डोंट नो, कांट से, बट जितने पेशेंट्स वहाँ से आते हैं वो बोलते हैं आईवीएफ की कॉस्ट ही 2 लग जाती है। हमारे यहाँ आईवीएफ की 1 लगती है, बाकी मेडिसिन की कॉस्ट जाती है इसकी। So is it a painful process? No. And there should not be any bed rest in IVF. I want to clear this myth in everybody's mind कि IVF करते हुए अगर पेशेंट को इंजेक्शंस लग रहे हैं एग बनाने के लिए, she is supposed to do her daily chores, her office, her work, plus go to a gym, go for walking, do whatever she is used to doing. इंजेक्शन का कोई ऐसा साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। तो उतने दिन भी कर ले, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद भी हम लोग 10 मिनट भी नहीं रेस्ट कराते हैं। उसके बाद बोलते हैं जाओ अपना काम करो, वापस काम पे जाओ। तो ये मिथ है, और ये जनरली उन लोगों की बनाई हुई मिथ है जिनके बहुत लो प्रेगनेंसी रेट्स होते हैं। तो जो तुमको बोले कि नहीं बेड रेस्ट पे रहो 14 दिन और इतने लंबा लिस्ट दे दे मेडिसिन का, मीन्स इनकी रेट्स बहुत कम है। अगर 2 या 3 मेडिसिन देते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी गिवन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद। एक प्रोजेस्टेरॉन दिया, एक ईस्ट्रोजन दिया, ज़्यादा से ज़्यादा एक इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरॉन और दे दिया, क्योंकि भरोसा नहीं हो रहा है कि जो हम दे रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो रहा है। मतलब आईवीएफ प्रोसेस आपके डेली कोर्स को मतलब बिल्कुल भी बिल्कुल डेली चोर्स को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर एक बार हमने आईवीएफ करवा लिया, बेबी भी हो गया, क्या दोबारा हम आईवीएफ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं? हाँ, जितनी बार चाहो। हमारे पास तो ऐसे एम्ब्रियोज रखे हैं, 6-6 साल पुराने एम्ब्रियोज रखे हैं। वो लोग खाली प्रिजर्वेशन चार्जेस हर साल जो हैं वो 5 या 10,000 दे देते हैं, और फिर आते हैं 5 साल बाद कि मैम अब वो एक एम्ब्रियो और डाल दीजिए। अच्छा, फिर एक एम्ब्रियो और डाल दीजिए। हम लोग एक डालते हैं ना सिर्फ, तो हमारे तो बचे रहते हैं एम्ब्रियोज। ओके, तो कितने टाइम तक उनको फिर रख सकते हैं? नॉर्मली 10 साल, जो ERT बिल बना है उसने दिया है कि 10 साल रखना है आपको, प्रोवाइडेड पेरेंट्स उसको रिन्यू कराते रहें। अगर रिन्यू ना कराएं तो यू कैन डिस्ट्रॉय द एम्ब्रियोज। ओके, क्या आईवीएफ के बाद जो बेबी डिलीवर होता है, क्या वो सिर्फ सी सेक्शन के थ्रू होता है? नहीं, बोला ना नॉर्मल डिलीवरी होती है। हो जाती है। देखो आजकल सी सेक्शन वैसे ही बढ़ गया है। सी सेक्शन जो नॉर्मली कंसीव करते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत इजी हो गया है, बच्चे नाजों के पाले हैं सारे, कोई भी ज़रा भी पेन टॉलरेंस नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी में अच्छी मेहनत मुशक्क़त करने वाले लोगों की नॉर्मल डिलीवरी होती है। अभी भी गांव में हम चाहते हैं सी सेक्शन रेट बढ़े, वहाँ अभी भी 10% है। सब लड़कियाँ नॉर्मली डिलीवर करती हैं, लेकिन शहरों में जो है वो सी सेक्शन रेट 75% है। इवन फॉर नॉर्मली कंसीव पीपल 70-75% ईजीली है। नॉर्मल डिलीवरीज बहुत कम लड़कियां, और हम लोग तो पेनलेस डिलीवरी कराते हैं। मतलब फिर भी खुद ही ऑप्ट करती हैं? खुद ही 2 पेन्स आए नहीं जी, नहीं मैं नहीं ले सकती हूँ ये पेन्स, आप जी हमारा बेबी निकाल दो, नहीं करेंगे हम नॉर्मल डिलीवरी। आईवीएफ से जुड़ी कोई गलत धारणा जो मैंने पूछी, उनके अलावा जो आपने अभी तक फेस की वो क्या होगी? देखो, मैं ये कहना चाहूँगी कि आईवीएफ एक तो पेनफुल नहीं है,
सिर्फ शुरू के 10 दिन जो इंजेक्शन्स लगते हैं एग बनाने के लिए, वो इंसान खुद लगा सकता है। पेन्स हैं इसके लिए लगाने के लिए, बिल्कुल जैसे डायबिटिक्स के इंसुलिन पेन्स होते हैं, वो तो ज़िंदगी भर लगाते हैं, सुबह शाम अपना पेन लिया, पेट पे लगाया या थाई पे लगाया, बिल्कुल उस तरह से। तो सिर्फ 10 दिन एक इंजेक्शन लगाना है, कोई बिल्कुल पेनफुल नहीं है। दूसरा, इसमें हमें कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मैक्सिमम 2 या 3 दवाइयों की ज़रूरत है। तो अपने डॉक्टर से बात करिए कि हमें आप लो मेडिसिन्स पे रखो, हम ज़्यादा दवाई लेने को तैयार नहीं हैं। ऐसी दवाइयाँ मत लीजिए जो कि प्रूवन एफिशिएंसी की नहीं है। आप लोग सब इंटरनेट सर्च करना जानते हैं, आप लोग सब savvy हैं, अब तो AI भी आ गया है। तो उन दवाइयों को अवॉइड करें जो अर्ली प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए, जैसे स्टीरॉइड्स नहीं देने चाहिए। लोग बहुत IVF के बाद स्टीरॉइड्स दे देते हैं, बहुत सारे इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स देते हैं, उनको यूज़ ना करना बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ IVF पर इतना इन डेप्थ बात करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगी शायद इस इंटरव्यू से, क्योंकि मिथ्स जो मैंने जैसा कहा इंटरव्यू के दौरान भी काफ़ी सारी हैं जो शायद अगर मेरे माइंड में भी IVF को लेकर होंगी तो वो भी बर्स्ट हुई, एंड आई होप कि ऑडियंस की भी हो। थैंक यू सो मच मैम। यू आर वेलकम। थैंक यू।